Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already discussed about the differences between Sunni and Shia school of laws. In today's lecture, we will start nikah. Nikah means marriage. Marriage के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए मैरिज को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? किसी भी कंसेप्ट को हम करते हैं तो मैं मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाती हूँ, लेकिन किसी भी पर्सनल लॉ में मैरिज को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया, उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. सबसे पहला चीज सोशल का मतलब सामाजिक तौर पर जब मैरिज है उसको इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया कि एक मैन और वुमेन के बीच एक मैरिज का रिलेशन होता है और उसके बाद उनके कुछ राइट्स और लायबिलिटी भी डिसाइड हो जाते हैं. तो उन सबको किसी एक पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न किया जाता है. इसलिए जो है मैरिज भी उसी प्रकार से सोशल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगलिटी या लेजिटिमेट ऑफ चिल्ड्रन, इस प्रकार के काफी इश्यू को लेकर जो भी मैरिज है, चाहे वो मुस्लिम लॉ में हो, चाहे वो हिंदू लॉ में हो, चाहे वो एनी अदर पर्सनल लॉ में हो, इक्वल फुटिंग पर इंपॉर्टेंट होता है. तो चलिए हम आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज. मुस्लिम मैरिज का क्या नेचर है? If we talk about the nature of Muslim law, it is quite different from Hindu law. As we know very well that in Hindu law, marriage is a sacrament. Marriage को एक संस्कार बोला जाता है. एक ये कह सकते हो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट उसको दिया गया है, एक सैक्रेड वर्क इसे दिया गया है, संस्कार माना गया उसे. जबकि मुस्लिम मैरिज जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है. इसे कॉन्ट्रैक्ट ही बोला गया है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जब सारे इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना निकाह के, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया है. मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ लेजिटिमेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सोशल लाइफ. सबसे पहली चीज, मैरिज जो है वो होता भी वैसे बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे कहेंगे? मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि जब हम मैरिज की बात करते हैं तो दो व्यक्तियों के बीच में एक संबंध होता है, दो व्यक्तियों के बीच में एज का एक रेफरेंस होता है कि वो वैलिड होना चाहिए, इनकी एज जो है वो सही होनी चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए व्यक्ति जो भी मैरिज कर रहा है. तो कुछ एक कंडीशंस होती है. एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्या पर्पज है इस मैरिज का? जो भी पर्पज होता है वो क्या होता है? पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स की, जिसमें क्या है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स दो व्यक्ति कर रहे हैं तो उसको लीगल किया जा सके. एंड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड लेजिटिमेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करना और उसकी वैधता को डिसाइड करना और सामाजिक जीवन को, ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है मैरिज का होता है. अगर हम बात करें मैरिज अमंग मोहम्मडन में अगर मैरिज की हम बात करते हैं तो मोहम्मडन में मैरिज अमंग मोहम्मडन मतलब मुस्लिम्स इज नॉट ए सैक्रामेंट नहीं है, बट प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है. तो इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, 1886 का ये केस है. ये एक इंपॉर्टेंट केस है. जब भी नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज की बात आती है तो इस केस को डिस्कस किए बिना आप ये नहीं कह सकते कि कंसेप्ट को आप क्लियर कर पाओगे. तो इसको भी क्लियर करना, इस कंसेप्ट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस केस को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस केस में क्या हुआ? एक्चुअली इस केस में काफी डिटेल ऑब्जर्वेशन दिया गया था. इसमें डिटेल ऑब्जर्वेशन जो जस्टिस महमूद ने दिया था, और डिटेल हमें करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको मेनली पॉइंट बता देती हूँ क्या कुछ कह रहा है. ये कंसेप्ट कह रहा है कि मैरिज अमंग मोहम्मडन इज नॉट ए सैक्रामेंट बट प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट. पूरी तरह से एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द कंप्लीशन ऑफ विच, जिसकी कंप्लीट होने पर जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है. इसमें क्या होता है? निकाह में इज्ब कबूल होता है. इज्ब मतलब ऑफर, कबूल मतलब एक्सेप्टेंस. एक व्यक्ति ऑफर देगा कि क्या आप मुझसे निकाह करोगे, दूसरा व्यक्ति उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. वो एसेंशियल होगा. बट ये अकेला केस सफिशिएंट नहीं है. इसके बाद भी कोर्ट ने एक अनदर व्यू भी दिया. कौन से केस में दिया? अनदर व्यू दिया कोर्ट ने अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्ताफा, 1933 का ये केस है. इस केस में कोर्ट ने क्या किया? इस केस में कोर्ट ने एक बैलेंस्ड व्यू लिया. बैलेंस का मतलब सही तालमेल स्थापित करके एक व्यू दिया और कहा कि मुस्लिम मैरिज जो है बाय होल्डिंग इट, कि इसमें क्या है? बैलेंस स्थापित करते मुस्लिम मैरिज बाय होल्डिंग इट बोथ सिविल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीजियस सैक्रामेंट भी है, कि कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक संस्कार भी है और सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है. जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर मुस्लिम में मैरिज इज प्योरली ए सैक्रामेंटल और ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो अगर आप इस केस को रेफर करते हो. तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से सिमिलरिटी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज इज्ब. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पहले प्रपोजल होता है, ऑफर होता है,
फिर कबूल, फिर इसमें कबूल कर लिया गया है सामने वाली पार्टी। फिर रेपुटेशन, अगर मान लो कोई माइनर है, माइनर की मैरिज हो जाती है तो उसको वो बाद में रेपुटेट करवा सकता है, उसको कैंसिल करवा सकता है। द टर्म ऑफ मैरिज को भी ऑल्टर किया जा सकता है कि टर्म ऑफ मैरिज को कैसे ऑल्टर किया जा सकता है। मुस्लिम लॉ में डोवर वगैरह का कुछ सिस्टम होता है कि डोवर कब दी जाएगी, तो जो कुछ टर्म है वो भी इसमें क्या की जा सकती है, वो भी इसमें रेफर की जा सकती है। इसके रिगार्डिंग एक केस है मोहम्मद अब्बास भाई यूसुफ, मोहम्मद अब्बास भाई यूसुफ वर्सेस एम अतर। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि इसे जो है कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कहेंगे। द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने कहा लाइक ए कॉन्टेक्ट, एक कॉन्टेक्ट की तरह है अंडर सेक्शन 64, जैसे 64 होता है कॉन्टेक्ट की बात करता है। कॉन्टेक्ट में जब बात करते हैं हम वेयर द कॉन्टेक्ट, जहां रिसाइड किया जा सकता है, जहां कॉन्टेक्ट को रेसिशन किया जा सकता है यूनिलेटरली एक पार्टी के द्वारा, बायलैटरली दोनों पार्टी के द्वारा, यूनिलेटरली एक पार्टी के द्वारा रिसाइन किया जा सकता है। इनकी वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है या वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है। मुस्लिम मैरिज भी क्या है, जब रिसाइन किया जाएगा तो उसमें भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो यही बात इसमें कही गई कि मुस्लिम मैरिज में भी मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिसाइंडेड एंड, यहाँ पर वर्ड आएगा एंड द बेनिफिट्स शैल बी रिटर्न, जो बेनिफिट्स है वो वापस दे दी जाएंगे। इसमें क्या होता है, महर होता है, डोवर होता है। नॉर्मली डोरी क्या होता है कि लड़की पक्ष वाले लोग अपने जो जवाई वगैरह होते हैं लड़की ससुराल वालों को देते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि लड़की को जो है सामने वाली जो पार्टी है वो एक महर डिसाइड करता है, और जब मान लो उनकी मैरिज खत्म होती है, यानी कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होने पर हमें जो बेनिफिट्स वापस करने होते हैं, उसी प्रकार से जब मुस्लिम लॉ में कोई मैरिज को आप खत्म कर रहे हो डाइवोर्स के द्वारा, तो जो महर की रकम है वो वापस दे दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सेक्शन 64 की बात कर रहा है कि जो टर्म्स है उनको भी ऑल्टर किया जा सकता है। अगर हम ये तो बात कर रहे हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना गया है, तो आप ये लाइन भी इसमें फिफ्थ एक लाइन भी जो है कॉन्ट्रैक्ट अंडर 64, ये एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो किसके अंदर, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अभी मैं एमएस वर्ड में आपको करवा रही हूँ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो आप इस पॉइंट को भी यहाँ ऐड कर सकते हो कि जैसे रिसाइंड करके बेनिफिट्स वापस दिया जा सकता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, आप बेनिफिट्स वापस देने पड़ेंगे आपको, ये बात इसमें कही गई है। अगला जो एक और केस है इसके अंदर, केस नहीं, अब हम बात करते हैं कि इसे कॉन्ट्रैक्ट से अलग कैसे कह सकते हो आप। ये तो कंडीशन बता रही है कि कॉन्ट्रैक्ट की बात है, लेकिन अब ये बातें कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। किस बेस पे आप कहोगे? सबसे पहला पॉइंट, इट कैन नॉट बी मेड कॉन्टिजेंट ऑन फ्यूचर इवेंट। आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि फ्यूचर में कोई इवेंट घटित होगा उसके बाद ही आपको ये शादी करनी है, तो इस प्रकार के फ्यूचर इवेंट को आप ऐड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ए लिमिटेड पीरियड, इसमें जो मैरिज होती है कॉन्ट्रैक्ट एक लिमिटेड पीरियड तक होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो लिमिटेड पीरियड तक ये मैरिज नहीं होती, बल्कि जो मुत्ता मैरिज है वो एक एक्सेप्शन केस होता है। इसमें नो राइट ऑफ लियोन, इसमें जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम देखते हैं अनपेड सेलर होता है, उसका राइट होता है कि अगर मान लो सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं करी तो वो लियन का राइट होता है, अपने पर कंट्रोल में रख सकता है उस प्रोडक्ट को, लेकिन इसमें ऐसा कोई राइट नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नो बायर एंड सेलर, कोई बायर और सेलर इसमें नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट जो है वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं, जो साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये डिफरेंट है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट से। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसे रिलेट करोगे तो आप ये 4 कंडीशन दे दोगे, 5 कंडीशन, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट से इसे अलग करोगे, डिफरेंट करोगे, तो ये कंडीशन दे सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इन मुस्लिम लॉ लाइक हिंदू लॉ it is the marriage या the nikah under the Muslim law is not merely a contract, it is also sacrament। तो sacrament भी आप इसे कह सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि निकाह का ऑब्जेक्ट क्या था। There are mainly 3 objects. The first one is religious, religious object था इसके पीछे, social object है इसके पीछे, और legal object है। Religious object कैसे कहोगे? इस्लाम जो रिकॉग्नाइज करता है, जो लोग मुस्लिम हैं, जो कलमा पे विश्वास करते हैं, सिर्फ एक ही गॉड पे विश्वास करते हैं, तो इस्लाम जो है मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है और वो इस सोसाइटी में एक बेस होता है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, तो मैरिज जो है एक तरीके से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था होती है विच हेल्प नॉट ओनली इन कंटिन्यूएंस ऑफ द ह्यूमन रेस, जिससे क्या है न केवल मानव जाति को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब शादी होगी तभी आगे बच्चे होंगे और उनकी लीगैलिटी होगी, बट ऑल्सो डेवलप लव और लेबर। दो लेबर का मतलब है कि दोनों के पीछे प्यार और स्नेह को भी उसमें बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सर
ए फ्रेजी मैरिज पार्टेक्स द नेचर ऑफ बोथ इबादत, मैरिज को आप क्या कह सकते हो, इबादत भी कह सकते हो और मामलात भी कह सकते हो। मामलात का मतलब जो संसारिक जो तरीके होते हैं, जैसे वाइफ को मेंटेन करना या वाइफ जो है हस्बैंड को संभालेगी, तो इस प्रकार से जो वर्ल्डली संसार के कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं उनको भी आप मैरिज के अंदर लेके आ सकते हो। सोशल लेवल पर अगर हम देखें तो गिव हाई सोशल स्टेटस टू मैरिड वुमन, मैरिड वुमन को उच्च स्टेटस दिया जाता है। प्लेस रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, इस मैरिज करने से जो पाबंदियां हैं पॉलीगेमी या इनकी ज्यादा मैरिजेस करने का, वो पाबंदियां भी हट जाती हैं, तो यानी कि पॉलीगेमी जो है उसको भी ये रोकता है। मुस्लिम मैरिज जो है प्योरली कॉन्टेक्ट ऑफ सिविल नेचर, तो बेसिकली अगर लीगल सेंस में हम लेके आए तो हम इसे सैक्रामेंट तो नहीं कहेंगे, बट ये प्योरली सिविल कॉन्टेक्ट पे माना जाएगा। लेकिन कुछ पॉइंट जो है कॉन्टेक्ट से अलग, इसको हम सैक्रामेंट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हिंदू में ये माना जाता है कि अगर मैरिज हो गई है तो वो ससुराल से जो है लड़की की अर्थी उठेगी, ऐसा कुछ सिस्टम समझा जाता है। लेकिन मौजूदा टाइम में ये सिस्टम भी अब चेंज हो चुका है, तो ऑब्जेक्ट जो है निकाह का वो यही है। ये हम आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एसेंशियल्स हैं मैरिज के, वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने आज का ये छोटा सा लेक्चर एंजॉय किया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फर्दर जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।